भाजपा जो कहती है वो करती भी। कुछ लोग अतिरेक में आके ऐसे व्यवहार से दुखी होकर पार्टी छोड़ भी जाते हैं। नहीं, ये आपका उतावलापन है। पिछली दफा 2022 के इलेक्शन में क्या हुआ, दृष्टि से फिर खड़े होंगे, फिर नया संघर्ष आरंभ करें। हम रहे ना रहे पर पार्टी रहनी चाहिए। यदि पंजाब के प्रति उनका स्नेह ना होता, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर का रास्ता, ये इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे जो उनके हाथ में है, रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का, ये बड़ी बड़ी सड़कें, उसके बाद रेलवे स्टेशनों का मॉडिफिकेशन, ये मोदी जी के बिना हो रहा है। ये बिल्कुल कितने स्टेशन पंजाब में बन रहे हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात। तो फिर आप कैसे करें कि पंजाब में स्वीकारता नहीं है? जल संचय के तालाब बन रहे हैं, वो केंद्र सरकार के बिना बन गए। ये जो भगवंत मान ने कार्ड बनाया, उसमें और आयुष्मान कार्ड में जमीन आसमान का अंतर है। भगवंत मान चल ही नहीं सकती थी, टिल्लियां दे पानी चढ़ाता। कहीं आपने भविष्यवाणी की थी कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है? मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, ग्रामीण परिवेश का रहने वाला हूँ, खेती मेरा धंधा है। किसान हितैषी होने का सर्टिफिकेट हमें विरोधी पार्टियों से लेने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं अटल जी के पैरों की धूल के समान हूँ। डॉक्टर मालती जी मेरी बहुत सम्माननीय है। ममता जी हार गई। ममता जी कांग्रेस से आई थी। विगत चुनावों में राहुल जी के ममता जी के प्रति क्या विचार थे, उसको वो सर्च करें। गुटबाजी को समाप्त करने के लिए मैंने अपना बहुत प्रयास किया, अंत तक मुझे सफलता भी मिली। मैं किसी को दोष नहीं देता, मेरी कमी हो सकती है। आपको क्या कहाँ थे आप? कहाँ दिखा आपने लड़ते हुए? नहीं, यहाँ कहाँ, यहाँ अरे कहाँ लड़े? आपके लड़ना शब्द क्या? लड़े सर फोड़ रहे थे आप, तो मेरे को भी कह रहे कि आप चले गए। मैं कहाँ गया? तो नेता अपने बाथरूम में लड़े, ऐसा नहीं। तत्पर और पूरी तरह ये समझ चुके हैं कि पंजाब का कल्याण भारतीय जनता पार्टी के बिना हो ही नहीं सकता। इसका प्रमाणित सत्य जो है, जो प्रमाण है, वो हमारे पड़ोस का राज्य हरियाणा है। वो भी खेती प्रधान प्रदेश है। वहाँ के किसान नहीं है। उन्होंने क्यों तीसरी बार बना दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? उनको एमएसपी मिल रहा, उनको भावांतर मिल रहा, उनके कितनी फसलों पर एमएसपी मिल रहा। मेरा खेत मेरी फसल योजना के तहत, इंश्योरेंस फसल बीमा योजना के तहत, और सबसे बड़ी बात कि नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आज जब पूरे पंजाब में ही नहीं पूरे देश में एक चर्चा बड़े जोरों पर है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बनाने जा रही है। भाजपा जो कहती है वो करती भी देख, पूरी दुनिया ने देख। पर कुछ चीजें आज भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अटैक करती हैं, कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर करती हैं, क्योंकि मैंने भाजपा का वो स्वरूप देखा है जब एक सामान्य कार्यकर्ता की बड़ी वैल्यू होती थी। राकेश शर्मा जी, चूंकि आप भाजपा में, और पंजाब की बात करूं, पंजाब में उस समय से जुड़े हैं जब जगमोहन कौड़ा जैसे पंजाब के महामंत्री हुआ करते थे, और बैठक में जब बड़े से बड़ा पदाधिकारी, बड़े से बड़ा नेता होता था, तो अब लीग से अलग भी हटता था, वो डांट देते थे। मतलब एक टीचर के भूमिका उनकी उस बैठक में होती थी। आज जो स्वरूप मैं भाजपा का देख रहा हूं, पूरे पंजाब की बात कर रहा हूं, पंजाब के कंसर्न में बात कर रहा हूं, यहाँ पे व्यक्तिवादी विचारधारा इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता बहुत दूर चला गया है। जब जो चीज़ हम कांग्रेस में देखते थे वो भाजपा में पूरी तरह से हावी होती जा रही है। यहाँ पर संगठन दूर चला गया है। अगर कोई विधायक बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है, वो अपने आप को सर्वोपरि समझने लगता है। इस दौर में आप कैसे देख रहे हो कि वो पंजाब को हम विजय की ओर ले जाएंगे? नमस्कार ओझा जी, लाइव 24 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान और पूर्व के व्यवस्था और चरित्र की, जबकि आप बात कर रहे हैं अटल जी और अडवाणी जी के समय की। इस बात को मान के चलिए कि राजनीति में गिनती बहुत मायने रखती है जी। सफलता और असफलता की कसौटी बहुमत और अल्पमत पर निर्धारित होती है। दूसरी बात, उस समय के अनुशासन की बात कर रहे हैं आप, संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। इस बात को मैं इस स्वरूप में देखता हूँ कि समय के साथ विसंगतियाँ भी आती हैं, समय के साथ
परिवर्तन भी होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक परिवर्तन के रूप में मैं देखता हूं कि लोकतंत्र में गिनती की कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सफलता के चरम पर पहुंची हुई है। 3 बार केंद्र पर सत्तारूढ़ होना और बहुत बड़ी गिनती के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी स्वयं या गठबंधन के रूप में सरकार पर होना, ये सकारात्मक परिवर्तन है जो एक राजनीतिक पार्टी की सफलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। दूसरी तरफ आप व्यक्तिवादी सोच और अनुशासन की कमी की बात कर रहे हैं। एक दृष्टि से लोकतंत्र को कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है तैसे तैसे अनुशासन में कमी आती है, ये सर्वविदित प्रमाणित सत्य है। नए कार्यकर्ता एक होते हैं, दूसरे प्रशिक्षित और निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। जिन कार्यकर्ताओं की आप बात करते हैं अटल जी, अडवाणी जी, वो तपे हुए एक लंबे अनुशासनीय पद्धति से जी कर निकले हुए कार्यकर्ता, जिनको पता था, जिनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी, जिनका ऐसा जो पहले की ट्रेनिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से थी, उनको सर्वप्रथम उनके जहन में अनुशासन का पाठ ही बैठाया जाता था। बिल्कुल। हम लोग उसी पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता हैं। हम दरी बिछाने से लेकर संगठन के नव आगंतुक कार्यकर्ताओं को समझाने तक का कार्य उसी पद्धति से करते हैं जो हमने सीखी है। जो नए आए हुए कार्यकर्ता हैं या दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, उनको ये शिक्षा दीक्षा नहीं मिली है। उनके अंदर वही कल्चर बना हुआ है जो जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं। मंच पर भीड़ इकट्ठी करना, बिन बुलाए मीटिंग में चले जाना, ये सब उनकी कार्य पद्धति है। तो यदि वो कार्य पद्धति ठीक होती तो कांग्रेस फिर सत्ता से बेदखल क्यों होती? बिल्कुल सही बात। आखिर तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा कहा। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ, उस समय तो इस बड़ी गिनती में दूसरी पार्टियों से नहीं आए थे ना कार्यकर्ता। जी बिल्कुल। उसके बाद कुछ लोगों का स्वार्थ के कारण पार्टी में आए कि अब कांग्रेस के दिल लद गए, शायद नई पार्टी में हमारी दाल गलेगी। और सत्तारूढ़ होने के लिए मैंने पहले भी कहा कि 51 बंदों की जरूरत होती है। तो पार्टी इस रूप से समझौते भी करती है, पार्टी कुछ सहन भी करती है, अनुशासनहीनता तक को सहन करना पड़ता है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी का ये उद्देश्य तो होता है ना सत्ता पर काबिज होना। तो इसके लिए गिरावट को भी कबूल किया जा रहा है। ठीक है, हमारे जैसे पुराने कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं कभी ना कभी कष्ट होता है। कुछ लोग अतिरेक में आके ऐसे व्यवहार से दुखी होकर पार्टी छोड़ भी जाते हैं। समय वो नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा, तो ये भी नहीं रहेगा। एक बार पंजाब में भाजपा की सरकार आएगी, सब कुछ बदल जाएगा। जी, सरकार आने से आप कहते हो कि सब कुछ बदल जाएगा। मुझे लग रहा है कि सरकार में रहने से बहुत कुछ बदल रहा है। वो बदल रहा है जो भाजपा की संस्कृति में नहीं है, भाजपा के कल्चर में नहीं है। एक मैं उदाहरण आपको आगरा से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर भगवान शंकर रावत 3 बार सांसद बन चुके थे। चौथी बार टिकट मिल गई और नॉमिनेशन लेने का 1 दिन बाकी था। हम लोग उनके घर पर काम कर रहे थे, पर्चियाँ बनती थी पहले। अचानक अटल बिहारी वाजपेयी जी का फ़ोन आता है भगवान शंकर रावत जी को। रावत जी फ़ोन सुनते हैं और हमसे ये कह के जाते हैं कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जा रहा हूँ। अगले दिन हमको पता चलता है कि उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, क्योंकि वो जो उनका आगरा की लोकसभा सीट थी वो लोकदल के खाते में चली गई थी। उदयन शर्मा जी उस समय चुनाव लड़े थे। यानी वो जो त्याग था, और भाजपा उसको समझती थी। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्हीं भगवान शंकर रावत, जिन्होंने एक पल नहीं लगाया नॉमिनेशन वापस लेने में, उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया, यानी कैबिनेट रैंक का पद दे दिया। ये वो त्याग था। आज तो अगर जो कल के भाजपा में आए हैं उनसे भी कोई चीज़ छीन लिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे उनका अपना कुछ चला गया। जब ऐसे लोग आएंगे तो हम कैसे कल्पना करें कि आज हम शीर्ष पे कितने दिन तक बने रहेंगे? नहीं, ये आपका उतावलापन है जी। घटना घटित हो या कोई काम, उसका परिणाम आज ही मिल जाए। अभी हम संघर्ष के दौर से निकल रहे हैं। अभी हम
इसको मैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब का संक्रमण काल कहता हूँ। आखिर बहुत लंबे समय तक हम गठजोड़ की राजनीति करते रहे। जो आपने आगरा की उदाहरण दी, उदयन शर्मा जी एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उनको मैंने रविवार में बहुत पढ़ा है जी। वो लोकदल की टिकट पे लड़े, भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ में थी, रावत जी ने सेक्रीफाइस किया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है, बिल्कुल दूसरा कोई नहीं करेगा। परंतु यदि सेक्रीफाइस की उम्मीद पर हम दूसरे दलों को अपने में समायोजित नहीं करेंगे, आखिर हम पंजाब में सत्तारूढ़ कैसे होंगे? परिस्थितियों के साथ समझौता करना पड़ता राजनीति में। ये ठीक है आपकी बात कि जो आप जैसे मेरे जैसे पुराने लोग हैं वो कहीं ना कहीं, पिछली दफ़ा 2022 के इलेक्शन में क्या हुआ, नरेंद्र सिंह जी की पार्टी को बहुत बड़ी गिनती में टिकटें दे दी गई। आप एक भी ऐसा उदाहरण बतलाइए, एक भी सारे पंजाब में 117 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया हो, कार्यकर्ता पुराने ने विरोध किया हो, एक ने भी नहीं किया, सबने स्वीकार किया। हालांकि हम अच्छी तरह जानते थे कि जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की कीमत पर, मैं कीमत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, उनका ना चाहते हुए भी बलिदान लेकर, जी, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र में वो कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आंकती है, मूल्यांकन करती है और याद रखती है। जहां तक आपके प्रश्न का दूसरा पक्ष है कि ये लोग क्या करेंगे यदि इनको टिकट नहीं मिला, ये लोग कुछ भी करें, भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करना भी जानती है, सत्ता को छोड़ना भी जानती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट का समझौता नहीं किया, सत्ता त्याग दी। जी बिल्कुल, ये हमारा करैक्टर है, ये हमारा चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। आप चिंता ना करें, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता त्याग करना जानता है, त्याग करेगा पंजाब में सत्तारूढ़ होने के लिए। परंतु नए आगंतुक यदि भीतर घात करेंगे, धोखा देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता का त्याग करना भी जानती है। हम नए दृष्टि से फिर खड़े होंगे, फिर नया संघर्ष आरंभ करें, हम रहे ना रहे, पर पार्टी रहनी चाहिए। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब के लोग उतना पसंद नहीं करते हों, लेकिन योगी जी को हर जो मतलब विरोध में खड़ा हो जाता है भाजपा, वो भी कहता है कि योगी जैसा आ जाए तो हम स्वीकार करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा में भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि ऐसे लोगों को पंजाब में यूज नहीं किया जा रहा है, ऐसे नेताओं को पंजाब में लाया नहीं जा रहा है। अगर लाया जाता है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन केवल इस सोच के साथ हो सकता है। निसंदेह योगी जी करिश्माई नेता हैं। जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में पंजाब की कानून व्यवस्था के मद्देनजर आप कहें, बिल्कुल निसंदेह बड़ी सख्ती से, बड़ी कठोरता से योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी को सुधारा है, काबू में किया है और लोगों को दुष्ट कर्मों से निजात दिलाई है। इसमें कोई पक्ष नहीं। ये योगी जी का एक बहुत ही अच्छा पक्ष है। एक मुख्यमंत्री का ये कर्म धर्म होता है कि अपने प्रदेश में वो कानून व्यवस्था को मेंटेन करके रखे। पर आपने जो दूसरी बात किया कि पंजाब के लोग मोदी जी को नहीं चाहते हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। जी, मोदी जी ने, उनका, योगी जी का प्रत्यक्ष प्रमाणित काम त्वरित कार्रवाई के रूप में हमें दिखता है कि उन्होंने गैंगस्टरों को, लुटेरों को, डाकुओं को, व्यभिचारियों को, बलात्कारियों को, लुटेरों को काबू किया। ये तुरंत प्रभावित करने वाला काम है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा कि पंजाब मेरे दिल में बसता है, मैंने पंजाब की रोटी खाई, पंजाब का नमक खाया। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो स्वीकार्यता नहीं आ पा रही है जो आनी चाहिए। स्वीकार्यता नहीं आ पा रही है, ये आपका आकलन हो सकता है। मेरा आकलन नहीं, मैं बीच में इसलिए आपको टोक रहा हूं क्योंकि जो आज योगी जी की मैंने बात की है, मैं एक और आपको शासन याद दिला दूं, कल्याण सिंह जी, उन्होंने भी शासन चलाया था, लेकिन वो उतने ज़्यादा उस मुद्दे पर, कानून व्यवस्था पर उतने ज़्यादा सुर्खियां नहीं बटोर सके थे। लेकिन हालत ये थी कि मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ, यूपी में गुंडे, बदमाश, लुटेरे यूपी को छोड़ गए थे। उस समय इतना भय था, लेकिन सुर्खियां नहीं थी उस समय। पर किसी ने कहा कि कल्याण सिंह पंजाब में चाहिए?
हाँ, मैं किसी ने नहीं कहा। वही कह रहा हूँ, ये दो दौर बदल गया है, 21वीं शताब्दी है, मीडिया है, यहाँ तो एक सेकंड में लाखों तक बात पहुंच जाती है। दौर उनका भी बहुत उच्च कोटि का था, कल्याण मैंने उन्हें चरम पर भी देखा है और पतन का भी दौर ये भी योगी जी का भी है। पर मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं कि मोदी जी बड़ी गंभीरता से पंजाब के बारे में चिंतन करते हैं, पंजाब के बारे में काम कर रहे हैं, पंजाब उनके हृदय में बसता है। यदि पंजाब के प्रति उनका स्नेह ना होता, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर का रास्ता, ये इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे जो उनके हाथ में है, चल रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल डेवलपमेंट फंड का उपयोग जिस तरह से हो रहा है, जिस प्रकार से एक सिस्टम बना है पंचायत के खाते में पैसे आने का, रूरल और वित्त कमीशन का, रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का, ये बड़ी बड़ी सड़कें, उसके बाद रेलवे स्टेशनों का मॉडिफिकेशन, ये मोदी जी के बिना हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल कितने स्टेशन पंजाब में बन रहे हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात। तो फिर आप कैसे करें कि पंजाब में स्वीकारता नहीं है? काम किया है, जो सोच कर आए थे मोदी जी, जिन योजनाओं को वहां पे घोषणा करना चाहते थे वो लागू हो गई ये। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि नहीं, वो मोदी जी आते लागू हो जाती। चाहे वो फिरोजपुर में एम्स का मामला हो, चाहे चिली सेंटर जो बनाया है, वहां के किसानों को कितना बड़ा फायदा। ये चलो ठीक है, जो राज्य सरकार का उतना सहयोग नहीं मिला कि आज चिली सेंटर बेकार पड़ा है, वो जो सरकार से, राज्य सरकार से मिलना था नहीं मिलना, लेकिन कितना बड़ा फायदा उस बेल्ट से होना था। वो अब लखपति दीदी कितनी बन गई, अकेले मोगा की बात करूं, मोगा में कितनी, लेकिन बीजेपी का कोई नेता आज इसका श्रेय ले रहा है? ये इस कमी को आप अंडरलाइन कर रहे हैं कि बीजेपी का कोई स्थानीय नेता इसका श्रेय नहीं ले रहा है। श्रेय का मतलब ये कम से कम लोगों तक ये बात पहुंचे। ये ठीक है, कहीं कमी हो सकती है, आपके कहने को मैं पूरी तरह इनकार नहीं कर सकता, कमी हो सकती है, पर आप ऐसा कतई ना कहें कि मोदी जी की स्वीकारता पंजाब में नहीं है। फिरोजपुर वाली घटना का जो आपने कहा, उस दौर में अब के दौर में बहुत अंतर है। वो उस समय किसान आंदोलन की घटना, और अभी आप पिछले लोकसभा के इलेक्शन को देखिए, अभी स्थानीय निकाय के चुनावों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। हाँ, ये इस बात से मैं सहमत हूं। दूसरी तरफ लोकल बॉडी लोकसभा चुनाव, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना सत्ता के नहीं किए जा सकते, पर ऐसा पंजाब में भगवंत मान सरकार द्वारा तथाकथित रूप से किए गए कामों का जो श्रेय लिया जा रहा है, उसमें कम से कम नहीं तो 70% मोदी सरकार का योगदान है जी। अमृत योजना के तहत जो गांव में जल संचय के तालाब बन रहे हैं, वो केंद्र सरकार के बिना बन गए, पैसों से मिले। बिल्कुल सही बात है। आयुष्मान योजना के तरह जो लाभ लोगों को मिल रहा है, वो केंद्र सरकार के बिना। ये जो भगवंत मान ने कार्ड बनाया, उसमें और आयुष्मान कार्ड में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं भी योजनाएं चल रही हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पैसों से चल रही है, लेकिन बीजेपी इस चीज को उजागर नहीं कर पा रही है लोगों के दिलों में। आप ऐसा ना कहें कि बीजेपी उजागर नहीं कर पा रही है, किसी हद तक आपकी बात सही हो सकती है, पर लोग बाग मीडिया के मार्फत से स्वयमेव इस बात को जान रहे हैं। और तो और छोड़िए, आप सरकार में बैठे हुए लोग, विधायक पीठ के पीछे इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवंत मान चल ही नहीं सकती थी, तो काम तो कर्जे पे है। बिल्कुल सही बात है। आप ब्लॉक में आया हुआ पैसा जो ग्रामीण विकास के लिए केंद्र ने भेजा है, कभी अंदर घुस के तो देखिए कहां कहां दिया गया भगवंत मान सरकार द्वारा। कभी बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, कहीं और अदा कर रहे हैं। ये भगवंत मान जी दावा कर रहे हैं मैंने टिल्लियां दे पानी चढ़ाता। पक्काकरण हुआ है, जो रजवाहों का पक्काकरण हुआ, केंद्र के पैसे के बिना हो गया। उसके प्रमाण पत्र खर्च के नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए तो रुक जाता है और टारगेट पर फिर केंद्र सरकार आ जाती है। देखिए, पंजाबियों का ये स्वभाव है कि वो जब बात को समझ लेते हैं ना, तो फिर आंधी चला देते हैं। इस जो 6 महीने का समय बचा है पंजाब विधानसभा के चुनावों में, आप जरा पिछले 2022 के विधानसभा चुनावों में आप एक पत्रकार के तौर पे कहीं आपने भविष्यवाणी की थी कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है? पंजाब के लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। पर मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, ग्रामीण परिवेश का रहने वाला हूँ, खेती मेरा धंधा है। किसान हितैषी होने का सर्टिफिकेट हमें विरोधी पार्टियों से लेने की जरूरत नहीं है कि 27 में अपना जो इनका भाग्य है वो भाजपा को सौंपने जा रहे हैं। राकेश शर्मा जी, कल मैं डॉक्टर मालती थापर जी के साथ में बैठा बात कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस 2-3 दिन से सुर्खियों में है, और उनका कहना था कि आज जो कांग्रेस में गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं भाजपा की वजह से है, क्योंकि ये भाजपा जहाँ भी जाती है वो तोड़ती है, वो दूसरी पार्टियों को तोड़ देती है और अपना जो उनका जो विजन है, या ये कहिएगा वो अपनी मनमानी कर लेती है।
नहीं, ये अपनी असफलताओं का ढांकने का एक प्रयास है। डॉक्टर मालती जी मेरी बहुत सम्माननीय हैं और व्यक्तिगत रूप से मेरा उनसे कई बार मिलना हुआ, पर ये अपनी असफलताओं को ढांकने की कोशिश है। मैंने सुनी है आपके चैनल पे वो इंटरव्यू। अब बंगाल में ममता जी हार गई, इसका दर्द उनके अंदर है, उसको वो पंजाब से जोड़ रही हैं, चन्नी जी से। मैं पूछना चाहता हूँ कि अधीर रंजन कौन है? ममता जी कांग्रेस से आई थी तो उन्होंने छोड़ी, तो कांग्रेस के बारे में उनके क्या विचार थे उसको मालती जी एक बार सर्च करें। उसके बाद विगत चुनावों में राहुल जी के ममता जी के प्रति क्या विचार थे उसको वो सर्च करें। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता विगत 5 सालों में 10 सालों में ममता जी ने नृशंसता से उन कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई। क्या बंगाल के लोग पागल हैं? वो नहीं समझते कि ममता जी ने कैसा राज चलाया? ममता जी लोकतंत्र को छिक्के पे टांग के ऐसे शासन चला रही कि तानाशाह भी उनके सामने मुंह छिपाते फिरे। वो नहीं चाहती थी कि और कोई पार्टी बंगाल में आए, और बंगाल के लोगों ने ये देखा, समझा, और उस अनुभव के आधार पर उन्होंने चलता किया ममता जी को। ये डॉक्टर मालती जी, आप बंगाल के वोटरों का, जो वहां के प्रबुद्ध लोग हैं, जो वहां के कुलीन लोग हैं, जो वहां के मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के, उनका आप अपमान कर रही हैं। आप डॉक्टर होने के नाते आरजी कर हॉस्पिटल की घटना को याद कीजिए। उस अत्याचार शासन का अंत किया है लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के या छीन के सत्ता नहीं ली है। चलिए मान लिया ये बात आपकी बंगाल के संदर्भ में ठीक है। अगर मैं अब लोकल आपकी बात करूं, आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता को नगर निगम चुनाव में कन्वीनर बनाया गया था और रिजल्ट जो आया उससे आप इतने निराश हो गए कि उस समय सब कुछ छोड़ के वापस चले गए। मैं कहाँ गया छोड़कर? इलेक्शन खत्म हो गए, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। उसके बाद एक निराशा का माहौल तो बना था। कोई निराशा का यदि आप परिणाम भी बहुत अच्छे थे। अपनी मंजिल ऊंची रखेंगे, अपनी आशाएं, अपनी अपेक्षाएं ऊंची रखेंगे और उन ऊंची अपेक्षाओं को आप पूरा न कर पाए तो हम इंसान हैं, हमें निराशा होती है, हमें भी हुई। पर हम 1 सीट पे थे नगर निगम में, अब 3 पे हैं। हम अब आप ही बतलाइए कि हमने तरक्की की कि हम नीचे गए? 3 के 13 पे भी हो सकते थे, लेकिन गुटबाजी हावी रही। गुटबाजी हावी रही या समझ लीजिए कि लोगों तक हम अपना संदेश नहीं पहुंचा पाए, दोनों बातें हैं। गुटबाजी को समाप्त करने के लिए मैंने अपना बहुत प्रयास किया, अंत तक मुझे सफलता भी मिली। मैं किसी को दोष नहीं देता, मेरी कमी हो सकती है, लेकिन नहीं रहा। इतनी सी बात में इस सारी बात को मैं समेटना चाहता हूं। और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते अंतिम लक्ष्य तो सत्ता प्राप्ति होती है ना, नहीं कर पाए हम, कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। निगम चुनाव में 2 सीनियर नेता आपस में इस तरह से लड़ रहे थे, दिख रहा था कि वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही काम कर रहे थे। आपको क्या? कहाँ थे आप? कहाँ देखा आपने लड़ते हुए? नहीं, यहाँ कहाँ? यहाँ अरे कहाँ लड़े आपके? लड़ना शब्द क्या? लड़े बंदे को एक मोगा नगर निगम में लगा दिया है, उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट उस समय ये किसी कार्यकर्ता ने मेरे पे टिप्पणी की थी, उसका अधिकार है जी, पर उसको संतुष्ट करना पार्टी हाईकमांड का काम था, वो उन्होंने किया। जो बात आपने की कि स्थानीय लोग यहाँ लड़ रहे थे, वो लड़ना कहाँ, मैंने नहीं देखा। लड़ना क्या, अब आप ये देख लीजिए, जिनका एक समय सर फोड़ रहे थे, ये समझा जाता था कि इनका तो बड़ा वर्चस्व है, अगर ये निकल गए खुल के, तो वो जो खुल के निकले दिग्गज, वो अपने बाड़ में अपनी कार्यकर्ता की हर कार्यकर्ता ने, ओझा जी, हर कार्यकर्ता ने अपना बेस्ट दिया। इलेक्शन जिताना और हारना, मेरी बात समझ लीजिए आप, राजनीति में ये लोगों के हाथ होते हैं। लोग, जनता, वोटर भगवान का रूप। हारने वाले फिर क्यों कहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदारी से? किसको निराशा नहीं होती हारने पे? किसको नहीं होती निराशा? किसको? अरे निराशा में तुरंत प्रतिक्रिया में आदमी बोलता है, बोल दिया होगा, पर आप तो मेरे को भी कह रहे कि आप चले गए, मैं कहां गया? नहीं ओझा जी, ये बिल्कुल आपका गलत है, आप इसको साबित नहीं कर पाएंगे। आपने कह रहे कि 2 नेता लड़ते दिखाई पड़े, कहां लड़े? अंदर खाते इतना ज्यादा, अब आप अंदर खाते, अब आप ये कहिएगा कि 2 नेता अपने बाथरूम में लड़े, ऐसा नहीं। तो ये थे राकेश शर्मा जी। मुझे एक बात याद आती है, ये 1996 की है, तब अटल जी अलीगढ़ में आए थे और मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनको उकसाने के लिए एक ऐसा सवाल पूछा और उन्होंने जो उत्तर दिया, किसी भी पत्रकार के पास
उनके उस जवाब का उत्तर नहीं था। मैंने राकेश शर्मा जी को हर एंगल से उलझाने की कोशिश की कि शायद सच्चाई सामने आ जाए, क्योंकि आज के माहौल से कहीं ना कहीं अंदर खाते ये भी उद्वेलित हैं, ये भी आक्रोशित हैं, लेकिन बड़े सटीक ढंग से उन्होंने पूरे बातों को बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। एक माहौल किस तरह का बन रहा है और ये सच्चाई है, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। अगर वोट परसेंटेज को हम देखते हैं तो पंजाब में बढ़ रहा है, शहरी क्षेत्र में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी है। तो फिर हम किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।